हेलो, आइए हम बात करते हैं ऑस्मोसिस के बारे में। ऑस्मोसिस बेसिकली डिफ्यूजन होता है वाटर का। डिफ्यूजन जिसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर ये डिफ्यूजन वाटर का होता है तो हम इसे कहते हैं ऑस्मोसिस। अब वाटर का डिफ्यूजन, उसके लिए भी कुछ खास कंडीशंस होंगी। हमने आपको पहले भी फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट बताया था। अगर एक हायर कॉन्सेंट्रेशन से लेकर के एक लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ वाटर डिफ्यूज़ होकर जा रहा है तो हम इसे कहेंगे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के ज़रिए प्लांट्स काफ़ी हद तक अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेते हैं, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर सेल्स की इंडिविजुअल बात किया जाए तो सेल्स की नीड तो ऑस्मोसिस से पूरी हो सकती है, लेकिन ऑस्मोसिस सफिशिएंट नहीं है इतने बड़े प्लांट्स में दूर दूर तक ले जाने के लिए। उसके लिए हम ट्रांसलोकेशन पढ़ते हैं। एनसीईआरटी में आगे दिया हुआ है वाटरमेलन में 92% वाटर होगा, यानी 8% उसका फ्रेश ड्राई वेट होगा। और हर्बेशियस प्लांट्स के लिए दिया हुआ था 15 to 20% ड्राई वेट। इसका मतलब है कि हर्बेशियस प्लांट्स में 80 to 85% वाटर होता है। एक कॉर्न प्लांट के बारे में दिया हुआ है कि इसकी ज़रूरत पानी की इतनी होती है कि ये 3 लीटर लगभग हर दिन एब्जॉर्ब कर लेता है और यूज़ कर लेता है, जबकि एक मस्टर्ड प्लांट की ज़रूरत इससे भी ज़्यादा होती है। ये खुद के वेट के बराबर पानी 5 घंटे में सोख लेता है। आइए बात करते हैं वाटर पोटेंशियल के बारे में। वाटर पोटेंशियल बेसिकली वाटर की फ्री एनर्जी होती है। मान लीजिए ये एक स्पेसिफिक कंटेनर है जिसमें सिर्फ प्योर वाटर भरा हुआ है, तो इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव कर रहे होंगे, रैंडम मोशन में होंगे, इधर इधर, कोई इधर जा रहा होगा। तो ये मॉलिक्यूल्स अगर मूव कर रहे हैं तो इसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। इसी को हम कहते हैं फ्री एनर्जी ऑफ वाटर। इसमें अगर कोई सॉल्यूट डिज़ोल्व कर दिया जाए, कोई सॉल्यूट हम इसमें डाल दें, तो क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल्स इस सॉल्यूट के पार्टिकल को आके स्ट्राइक करेंगे और ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स इलास्टिक कोलिजन की वजह से इसमें धीरे धीरे घुलने लग जाएंगे। तो वाटर के मॉलिक्यूल जो कि इसको स्ट्राइक करेगा उसकी एनर्जी कम हो गई। इसका मतलब ये है कि सॉल्यूट हम जब भी घोलते हैं तो वाटर की फ्री एनर्जी या वाटर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। इसलिए सॉल्यूट पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है। अब इसके बाद आता है आपका साई पी, यानी प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है कि अगर हम मान लीजिए ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये एक स्पेसिफिक कंटेनर में है, या मान लीजिए ये एक दोनों तरफ से खुला हुआ कंटेनर है, हम इसमें पिस्टन लगा दें और प्रेशर बढ़ा दें इधर से, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स में और ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रेशर की वजह से अगर प्रेशर हम इंक्रीज़ करें तो एनर्जी इंक्रीज़ होती है। दैट इज़ व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्रेशर पोटेंशियल। एज वी इंक्रीज प्रेशर पोटेंशियल द फ्री एनर्जी ऑफ द वाटर इंक्रीजेज। अब इसमें एक चीज़ नोटिस करने वाली ये है कि प्रेशर जो होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स हमेशा नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों हो सकती है। अब डिपेंडिंग अपॉन फोर्स ये प्रेशर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। अगर हम वाटर पुश करने की बात कर रहे हैं तो ये प्रेशर पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। अगर हम वाटर पुल करने की बात कर रहे हैं तो ये प्रेशर पोटेंशियल नेगेटिव होगा, जैसे कि सक्शन में होता है। आइए अब एक सेल में वाटर मूवमेंट की बात करते हैं। ये आपकी सेल वॉल है, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, और ये चूँकि प्लांट सेल है तो ये इसके अंदर एक वैक्यूल होगा, और वैक्यूल इसकी मेम्ब्रेन को हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। तो बेसिकली क्या होता है कि ये सेल वॉल जो होती है ये फ्रीली परमिएबल होती है, यानी इसके आर पार सॉल्यूट्स भी जा सकते हैं, पानी भी आ जा सकता है। ये सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, इसके आर पार सिर्फ कुछ चीज़ें आ जा सकती हैं। टोनोप्लास्ट सेल मेम्ब्रेन की तरह सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, इसके आर पार भी कुछ ही चीज़ें आ जा सकती हैं। अब क्या होगा कि अगर हम इस सेल को उठा करके किसी ऐसे सोल्यूशन में डाल दें जो कि और ज़्यादा इससे गाढ़ा हो, मतलब क्या है कि उसमें पानी के मॉलिक्यूल्स कम हो या उस पानी की फ्री एनर्जी इस सेल के पानी से कम हो, तो उसको हम कहेंगे हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में इस सेल को डालने के बाद क्या होगा कि सबसे पहले पानी यहाँ से साइटोप्लाज्म से यहाँ आएगा, यहाँ वाला पानी यहाँ से निकल करके इधर चला जाएगा, सेल में इधर निकल करके सोल्यूशन में चला जाएगा। और जब यहाँ का पानी खाली होगा तो यहाँ ये जो जगह खाली हो गई ये यहाँ से निकल जाएगा, और जब ये यहाँ से निकल गया तो फिर ये यहाँ से भी निकल जाएगा। और ये सेल में से चूँकि पानी निकल गया है तो ये सेल बेसिकली श्रिंक हो जाएगा। इतना श्रिंक होगा कि ये सेल वॉल आगे की तरफ रह जाएगी और ये सेल सिकुड़ जाएगा। तो द श्रिंकेज ऑफ सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल इज़ कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस। यहाँ प्लाज्मोलिसिस हो जाएगा।
अगर इसका कॉन्वर्स हो जाए कि हम किसी ऐसे सोल्यूशन में डाल दें, यही प्लाज्मोलाइज सेल अगर हम किसी ऐसे सोल्यूशन में डाल दें जिसकी फ्री एनर्जी इससे ज़्यादा हो, तो क्या होगा कि ये धीरे धीरे पानी को एब्जॉर्ब करेगा, पानी अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि बाहर पोटेंशियल ज़्यादा है, अंदर पोटेंशियल कम है। अंदर पानी कम है, बाहर पानी ज़्यादा है, तो पानी अंदर आने लगेगा और ये सेल फूलने लग जाएगा। और यहाँ तक कि ये इतना फूल जाएगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि अंदर और बाहर जाने वाला पानी बराबर हो जाएगा। जब ये बराबर हो जाएगा तो इसको हम कहेंगे फ्लैक्सिड स्टेट। इसके आगे का मामला ये है कि अगर इसमें और ज़्यादा पानी आने लग गया तो एक प्रेशर बिल्डअप होगा अगेंस्ट द सेल वॉल। ये इतना फूलेगा कि ये अपनी सेल वॉल से एक प्रेशर डेवलप करने लगेगा, इसको पुश करने लगेगा। तो सेल वॉल उस पर वापस एक फोर्स लगाएगी जिसको हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। और टर्गर प्रेशर से वर्ड आया है टर्जिडिटी ऑफ द सेल। यहाँ एक बात समझने की है कि यही टर्गर प्रेशर रिस्पॉन्सिबल है सेल ग्रोथ के लिए। क्यों? क्योंकि अगर सेल इसको इधर की तरफ पुश करेगा तो ही ये सेल धीरे धीरे बढ़ेगा साइज़ में, और उसको और ज़्यादा मिनरल्स और न्यूट्रिशंस की ज़रूरत पड़ेगी कि वो अपने आप को बढ़ा सके, साइज़ अपना बढ़ा सके। अब इसमें एक चीज़ समझने की है इसके बाद, जिसे कहते हैं इम्बाइबिशन। ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर ये पानी ऐसे ऑब्जॉर्व करे कि ये साइज़ में बढ़ जाए, इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाए, तो इसे हम कहेंगे इम्बाइबिशन। एनसीईआरटी में इम्बाइबिशन के साथ इंक्रीज़ इन वॉल्यूम एक टर्म लिखा हुआ है, विच इज़ नेसेसरी फॉर इम्बाइबिशन। ये एक चने का सीड है, जब ये पानी सोखता है तो ये स्वेलअप हो जाता है, और जब ये स्वेलअप हो जाता है तो हम कहते हैं कि इसने पानी इम्बाइब कर लिया है। फिर ये ग्रो करना शुरू करता है। रिलेटिवली ये सीड्स जो हैं वो ड्राई होती हैं, इसलिए ये बहुत तेज़ी से पानी एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इसको एक एब्जॉर्प्शन भी कह सकते हैं, एब्जॉर्प्शन। छोटे छोटे प्लेसेस पे तो मिनरल आयंस खुद ही चले जा रहे थे डिफ्यूजन के ज़रिए, लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ी ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस चीज़ों को ट्रैवल कराने की, तो हमने मास फ्लो पढ़ा। मास फ्लो का मतलब है चीज़ें ढेर सारी, यानी चीज़ें बल्क में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाना। ये इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन किया जाता है, और इसका एक रीज़न होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो हम आगे देखेंगे। मान लीजिए ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, मैंने एक पंप के ज़रिए इन दोनों को पाइप से कनेक्ट कर दिया। अब पंप क्या करेगा, यहाँ से सामान उठाएगा और वो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर देगा, तो इसे हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। हमने क्या जनरेट किया, यहाँ एक प्रेशर डिफरेंस जनरेट किया। यहाँ प्रेशर बढ़ा, यहाँ पे प्रेशर जो है सक्शन प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर नेगेटिव कर दिया और यहाँ पे प्रेशर पॉजिटिव कर दिया। इसकी वजह से यहाँ पे चाहे जो भी चीज़ होगी वो यहाँ चली जाएगी। अब भले ही इसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा हो, फिर भी ये यहाँ से उठेगी और यहाँ चली जाएगी। जबकि डिफ्यूजन में क्या था, अगर मान लीजिए दो सब्सटेंसेस हैं, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ ये वाले स्क्वायर वाले जो सब्सटेंसेस हैं वो इधर की तरफ ज़्यादा हैं और इधर की तरफ कम है, तो ये इधर से इधर ही आएंगे, और ये लाजिमन है कि ये इधर से इधर आएंगे। और ये सर्कुलर वाले जो सब्सटेंसेस हैं वो इधर से इधर जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ ज़्यादा और यहाँ कम है। लेकिन अगर हम ट्रांसलोकेशन की बात करें तो यहाँ का सारा सामान जो है भले ज़्यादा हो या चाहे यहाँ पे कम हो, हमेशा इधर से इधर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगाया है और यहाँ पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगाया है। इसका मतलब यहाँ से सामान उठ के यहाँ आएगा। यही होता है प्लांट्स में, जिसकी मदद से बहुत ऊंचे ऊंचे प्लांट्स में पानी और बाकी के सॉल्यूट और मिनरल्स रूट से लेकर के लीव्स तक जाते हैं।